नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं और आज दिन भर की अपडेट हम इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। शिमला में ये अवैध मस्जिद को लेकर या मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर जो पिछले कुछ दिनों से मूवमेंट चल रही है, आज उसमें कम से कम एक हल होने का रास्ता दिखा है। और वो रास्ता इस तरह का कुछ है कि अभी आने वाले दिनों में कुछ और इससे रिलेटेड अपडेट्स हमारे सामने आएंगी। लेकिन अलग अलग पक्ष आज हैं और इन सभी तरह के पक्षों के बीच में राज्य सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने बड़े आरोप लगाए हैं। और वो आरोप लगाए हैं हिमाचल में जो पूर्व भाजपा सरकार है उनके ऊपर। और इनमें आरोपों के दायरे में 2 लोग हैं, एक पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और एक पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जो आरोप लगाए गए आज विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह की ओर से, उन पर दोनों का जवाब भी आ गया है। इसीलिए आज हम आपको दोनों पक्षों में जो जो चीजें आज कही गई हैं वो दोनों बताएंगे। दूसरी बात यह कि इस पूरे कांड में जो अभी तक हमारे सामने बात आई है उसमें ऐसा क्यों है कि मस्जिद के इस विवाद में एक बड़ा काम हो गया जिसका इंतजार बड़े दिनों से था। और अगर ये पूरा जिस तरह से पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ है ये नहीं होता तो फिर ये हो सकता है कि इसको बहुत टाइम लगता। वो बात क्या है वो आगे आपको बताएंगे। और दूसरा ये कि एक बड़ा षड्यंत्र क्यों एक्सपोज हुआ है इस पूरे इंसिडेंट में जो हिमाचल में अभी चल रहा है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं इनके द्वारा। आरोपी अफसर जो है नगर निगम में जो था, जिसने जेई के तौर पे फर्जी एंट्री की पार्टी की और बाद में फिर अपने पास ही उस केस को ले लिया, फिर उसके बाद उसका डिफेंस भी खुद तैयार किया और उसी के रहते हुए एमसी में रहते हुए ये अवैध निर्माण हुआ भी। तो उसको आज ट्रांसफर कर दिया गया है, शिमला से एमसी से बाहर कर दिया गया है, ठियोग ट्रांसफर कर दिया गया है। और इस अफसर का नाम एक प्रेस वार्ता में भी ले लिया है जो एक ज्वाइंट फ्रंट आज बना है इस मसले में, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ बात करेंगे संजौली में जो प्रदर्शन कल हुआ है वो क्यों प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ने वाला है। अभी तक 4 एफआईआर हुई है, 43 लोग नामजद कर दिए गए हैं और 3 एफआईआर जो है वो है एक तरह से दंगा भड़काने की और एक जो एफआईआर है वो पुलिस पर हमला करने की है। तो इसकी भी आपको जानकारी देंगे। ये 43 लोग कौन हैं जिनको अभी तक नामजद किया गया है। हालांकि जो एफआईआर है उसमें लगभग 1300 से 1400 लोग टोटल फिगर बताई गई है, लेकिन जिनके नाम ऐड किए गए हैं एफआईआर में वो सिर्फ 43 हैं। ये कौन कौन है इनकी बात भी आज करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि संजौली में के इसके बाद मंडी में देखिए, आज ऐसा दिन था कि एक दिन लोगों ने प्रदर्शन किया और अपनी ताकत दिखाई, जो एक तरह से धारा 144 या दूसरी वाली जो बीएनएस में है उसको तोड़ते हुए प्रदर्शन करते समय जो ताकत दिखाई, उस ताकत का असर क्या हुआ कि शिमला वाली मस्जिद वाले तो पहुंच गए कि जी हम खुद ही तोड़ देते हैं लेकिन हमें थोड़ा टाइम दो। और मंडी में जहां कल धरना होना था उन्होंने आज ही अपना कब्जा वहां से हटाना, खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। इस बात को भी आगे आपको बताएंगे। आज 7 या 8 अधिकारियों की ट्रांसफर हुई है, एचएएस हैं, लेकिन इसमें नई बात यह है कि 3 महिला अधिकारी उनको शिमला बुला लिया गया है और एक महिला अफसर जो रील्स के कारण ज्यादा चर्चित रहती हैं उनको भी शिमला वापस बुला लिया गया है। तो ये एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है इसकी बात करेंगे। राज्य चयन आयोग में एक चेयरमैन नया मिला है, 2 नए मेंबर मिले हैं, लेकिन इस नियुक्ति का फायदा क्या है और जो लोग नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं हमारे युवा साथी हिमाचल में, उनके लिए इसमें पॉजिटिव चीज क्या है वो भी आपको बताएंगे। अगली बात इसमें होगी कॉलेज टीचर्स को अवार्ड की। ये अवार्ड किस तरह से होंगे, कैसे होंगे और क्यों शुरू किए जा रहे हैं, इसकी बात करेंगे। स्कूल लेक्चरर के चुनाव का शेड्यूल आया है। अंडर 12 स्पोर्ट्स की जो बंद कर दी गई थी उसको लेकर जो विवाद हुआ था उसमें भी बात सामने आई है, वो भी आपके साथ बात करेंगे आज। शिक्षा सचिव कल परख का एग्जाम के लिए बैठक करेंगे कि उसमें क्या क्या करना है, किनके साथ ये बैठक होगी वो बात होगी। शिमला के डीसी का फेक अकाउंट बन गया है और एक ऐसे वक्त में फेक अकाउंट दोबारा से बना है जब बड़ा सेंसिटिव टाइम शिमला में चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हर फेसबुक पोस्ट को लोग ध्यान से देख रहे हैं। ऐसे में डीसी का ये अकाउंट बना है, इस पे क्या हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लंदन चले गए हैं, वो उनको जो परिवार का काम था उसकी वजह से गए हैं। एचपीयू के गोल्डन चांस की जो हमने कल आपको बात की थी वो भी आपको बता दें कि जो है किस तरह से चीज़ें
हो रही हैं आगे, और ये जो आज फिर से इसमें नोटिफिकेशन क्यों जारी की गई है, जो हमने आपको कल जानकारी दी थी। देखिए, दो तरह के मामले अभी हैं आज विस्तार से। हालांकि मस्जिद वाला जो विवाद है उसको आपको सुनना चाहिए, और उसको सुनना है, शेयर भी करना है, और साथ में बाकी लोगों के साथ भी इस जानकारी को पहुंचाना है, क्योंकि ये सोसाइटी के अवेयरनेस का काम है। दूसरी बात यह कि राज्य सरकार को यह क्रेडिट जाता है कि इस पूरे मामले को प्रभावी तरीके से बड़ी जल्दी सेटल कर लिया गया। और आज, क्योंकि पिछले कल भी जैसे मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री दिन भर ओक ओवर से इस पूरे प्रकरण के साथ अटैच्ड थे, उसके बाद आज भी सुबह मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पे पहले अधिकारियों के साथ बैठक हुई, फिर जो ये मंत्री हैं इनको ओवर बुलाया गया, उसके बाद ये प्रेस वार्ता करने आए, और जब प्रेस वार्ता करने आए तो उसके बाद जो चीजें सामने रखी हैं वो आपके सामने आई हैं। लेकिन मस्जिद विवाद जो संजौली का है, ये सिर्फ एक मस्जिद की बात नहीं है। हिमाचल में चल क्या रहा है उसके हम आज आपको 2-3 उदाहरण एक साथ देंगे, और इस 360 व्यू को आपको समझने की जरूरत है। समाज के तौर पर, प्रदेश के एक तरह से यहाँ के निवासी होने के तौर पर क्यों हर नागरिक को जागरूक होना जरूरी है, वो बात समझने की जरूरत है। एचपीयू में जो आज हुआ, एचपीयू की जो एक नोटिफिकेशन है गोल्डन चांस वाली, इस नोटिफिकेशन के अनुसार यह है कि जो गोल्डन चांस कल दिया गया था बीए, बीएससी, बीकॉम शास्त्री स्टूडेंट्स को अंडर एनुअल सिस्टम, वो तो है ही, लेकिन इसके लिए जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म विदाउट लेट फीस 25 सितंबर की डेट है। 25 सितंबर 2024 तक आप इसको भर सकते हैं, और सिर्फ आज यही नया इसमें अपडेट है, बाकी चीजें हमने आपको कल बता दी थी। इसके बाद अगली बात है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लंदन गए हैं, आज ही उन्होंने जाना था। हालांकि जो आज आरोप लगाए गए 2 मंत्रियों के द्वारा प्रेस वार्ता में जयराम ठाकुर के ऊपर, उसमें उन्होंने रिटर्न अपना रिप्लाई आगे सबमिट किया है, वो हम बात लास्ट में करेंगे। लेकिन जयराम ठाकुर, क्योंकि इनकी बेटी की एडमिशन हुई है आगे फर्दर स्टडी के लिए, मेडिकल में ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन में, तो ये इसीलिए लंदन जा रहे हैं, और मुझे लगता है लगभग 1 हफ्ते के बाद वापस आएंगे। जहां तक बात है इसके बाद अगले सब्जेक्ट की, तो डीसी का फेक अकाउंट बन गया है। ये शिमला डीसी अनुपम कश्यप की बात है, और ये लगातार दूसरी बार इनके साथ ऐसा हुआ है। आज इन्होंने अपना फेसबुक पोस्ट करके दोबारा से लोगों को अवेयर किया कि फिर से फेक आईडी क्रिएट हुई है, लोग अवेयर रहें और इसकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार ना करें। बाकी चीजें जो हैं, जो फ्रॉड होते हैं वो अलग बात है, लेकिन शिमला में अभी जो सेंसिटिव वक्त चल रहा है उसको देखते हुए इस तरह के फर्जी अकाउंट से बचने की जरूरत है, और इसीलिए मुझे लगता है कि डीसी ने भी टाइम से इसके बारे में लोगों को अवेयर करवाया है। वैसे जो साइबर वाले लोग हैं वो इसको देख रहे हैं कि ये कहां से क्रिएट हुआ। शिक्षा सचिव राकेश कंवर कल जो नेशनल क्या अचीवमेंट सर्वे एनएएस जो होता है, जिसको इस बार परख एग्जाम कहा जा रहा है, ये वैसे होना तो नवंबर में है, लेकिन मॉक टेस्ट आ रहा है, तो इसके लिए कल शिक्षा सचिव राकेश कंवर जो सिलेक्टेड स्कूल या जो टीचर्स उनके होते हैं उनके साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे, और इसमें इस प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि हिमाचल सरकार या शिक्षा विभाग इस बार जो पहले नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता था, जिसमें हिमाचल अब तीसरे नंबर से 21वें नंबर पे पहुंच गया है 21st रैंक पर, उसमें सुधार करना चाहती है सरकार, इसीलिए इस बार इस पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। इसी ध्यान को देखते हुए कल शिक्षा सचिव ये बैठक करेंगे, और इस बैठक में जो स्कूलों को अलर्ट करना है, अवेयर करना है, उसके बारे में बात होगी। अब बात करते हैं अंडर 12 जो स्पोर्ट्स का विवाद है। देखिए, अंडर 12 की जो खेलें हैं स्कूलों में उनको रोक दिया गया था, सरकार ने फिलहाल उनको होल्ड कर दिया है जब तक इसमें डिसीजन आगे का ना हो जाए। लेकिन आज इसमें एक प्रतिक्रिया सामने आई है, और ये प्रतिक्रिया सामने आई है अभी हमारे जो इनके एसोसिएशन है, ये प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं जगदीश शर्मा। इन्होंने कहा है कि अंडर 12 खेलें स्कूलों में बहाल होनी चाहिए, क्योंकि अंडर 12 में जो बच्चा खेलेगा तभी वो आगे अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 में जाएगा, और अगर वो बंद ही कर देंगे, नींव ही कमजोर होगी, तो स्पोर्ट्स को आगे प्रभावित होगा स्पोर्ट्स, और इसीलिए सरकार को इसको देखना चाहिए। विधानसभा के अंदर जो रिप्लाई दिया गया उसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया था, इसीलिए सरकार और शिक्षा मंत्री इस पर पुनर्विचार करे। और दूसरी
दूसरी इसमें बात ये कर दी गई है अब कि जो इस पूरे मामले में जो इसमें स्पोर्ट्स को लेकर जो बात हो रही है, उसमें शिक्षा विभाग का ये मत है कि ये जो परख एग्जाम है इसको ठीक करने के लिए, फोकस बनाने के लिए इस साल वो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनको कम करना चाहते थे। हालांकि ये कदम सही है गलत है वो आगे शिक्षक बताएंगे या वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो तर्क दिया जा रहा था वो वही था। इसके बाद अगली बात करेंगे और वो है स्कूल लेक्चरर चुनाव से रिलेटेड एक अपडेट, जिसके बारे में एक सूचना आई है। और ये सूचना है स्कूल लेक्चरर की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पालमपुर में होगी और इस बैठक में जनरल हाउस भी होगा और इसमें जो इनके प्रधान हैं लोकेंद्र नेगी, इसमें ये बैठक की जाएगी। इसमें जो चुनाव हैं इनके वो भी होंगे और बाकी सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी। हालांकि इस पूरे जो इनका प्रेस बयान है इसमें डेट शायद ये मिस कर गए हैं, डेट इसमें नहीं है और सिर्फ इतना ही है कि जो लंबित मांगे हैं उसको लेकर एक चार्टर बनाया जाएगा और बाकी सारी चीज़ों को कहा गया है कि सभी यूनिटों के पदाधिकारी इस बैठक में भाग लें। तो ये एक सूचना के तौर पे हम इसको साझा आपके साथ कर रहे हैं। अगली बात जो है वो है कॉलेज टीचर अवार्ड को लेकर। देखिए स्कूल टीचर के लिए आपको पता है अभी पॉलिसी बन गई थी, उसमें हाल ही में 26 या 27 जो हैं वो अवार्ड भी दिए गए और आजकल हम दिव्य हिमाचल में हर रोज 2 शिक्षकों के जिनको अभी स्टेट टीचर अवार्ड मिला है, क्योंकि इस बार पॉलिसी नहीं थी, सिलेक्शन को लेकर प्रक्रिया बदली गई थी, इसलिए सिलेक्शन भी काफी फेयर हुआ। जो जुगाड़ू बीच में होते हैं जबरदस्ती अपने लिए अवार्ड का इंतजाम कर लेते हैं, उस तरह की चीजें इस बार नहीं थी। और इसीलिए इन लोगों से आपका परिचय करवाने के लिए या जो टीचर ने क्या ऐसा नया किया जिसके कारण उसको अवार्ड मिला, वो जो प्रेफरेंस थी, इसीलिए आजकल दिव्य हिमाचल में ये सीरीज चल रही है। हर रोज हम 2 टीचर्स की कहानी आपको बता रहे हैं, लेकिन अब इसी तरह के अवार्ड में कॉलेज के टीचर्स को भी शामिल किया जाएगा। ये कदम सरकार लेने जा रही है और इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा है कि इसके लिए कैबिनेट के लिए एक जो मेमोरेंडम है वो बनाया जाए, कैबिनेट में ये मामला लाना है। और आजकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज कैडर के टीचर्स अवार्ड को लेकर एजेंडा तैयार करने में जुटा हुआ है। इसकी सिलेक्शन कैसे होगी, क्या उसमें मापदंड रखे जाएंगे, उसमें मार्क्स कैसे तय होंगे, वो सारी चीजें उसमें आएंगी और इसी कारण ये एक नई चीज सामने आने वाली है। आने वाले दिनों में आप इसके बारे में जब पॉलिसी सामने आएगी तो हम इसके ड्राफ्ट जैसे ही सामने आता है हम इसके बारे में आपको फिर उसमें जानकारी देंगे। अब बात करते हैं राज्य चयन आयोग को लेकर जो एक बड़ी राहत भरी खबर है और ये उनके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं और जो नई परीक्षाएं आने का भी इंतजार कर रहे हैं कि जो पेपर देकर अपनी जो नौकरी है वो हासिल करेंगे। हिमाचल सरकार ने जो IAFS है रिटायर और जो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स भी रहे हैं राजीव कुमार, उनको राज्य चयन आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। आपको याद है कि कर्मचारी चयन आयोग जब भंग हो गया था पेपर लीक के बाद, तो उसके बाद सरकार ने राज्य चयन आयोग के नाम से नई बॉडी गठित की। उसमें IAS अधिकारी डॉक्टर पृथ्वी को चेयरमैन लगाया गया, लेकिन वो टेम्परेरी अरेंजमेंट था और मेंबर्स के जो पद हैं वो भी उसमें अभी तक नहीं भरे गए थे। आज सरकार ने जो ऑर्डर किया है उसमें IFS राजीव कुमार जो रिटायर हो गए हैं उनको अगले 2 साल के लिए राज्य चयन आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कॉमोडोर रुपुन बेम्बे ये यहाँ शिमला के समरहिल में रहते हैं और HAS अधिकारी हैं सुखदेव सिंह, ये 2005 बैच के अधिकारी हैं और कांगड़ा में अभी MD हैं बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, इनको मेंबर लगाया गया। तो 1 चेयरमैन और 2 मेंबर राज्य चयन आयोग में नियुक्ति हो गई है। इनके ज्वाइन करने के साथ ही राज्य चयन आयोग में प्रक्रिया गति पकड़ेगी और जो चीजें वहां होनी चाहिए भर्तियों को लेकर वो प्रक्रिया अब तेज होगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रेगुलर नियुक्ति से पहले किसी भी तरह की इस तरह की नियुक्ति होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो ऑफिशिएटिंग चार्ज होता है उसमें नहीं हो पाती। अगली बात करनी है वो है ट्रांसफर को लेकर। देखिए 7 HAS अधिकारियों की ट्रांसफर की गई है आज। उनमें से जो सभी जो हैं जो 2022 बैच के अधिकारी हैं
और इसमें अभिषेक बरवाल हैं, ये इनको पू में लगाया गया था, एसी डेवलपमेंट, और ये बीडीओ पू भी थे। इनको पू से बदला गया है परागपुर कांगड़ा में। और कुनिका अकेर्स ये कोटखाई में थी, इसी पद पर इनको वापस लाया गया है कोटखाई से झंडूता बिलासपुर में। और वहां पर जो तैनात थी अर्शिया शर्मा, ये 2021 बैच की हैं, इनको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में शिमला बुलाया गया है। इसी तरह से जो दीक्षित राणा हैं, ये 2022 बैच के हैं, इनको काजा से चंबा लाया गया है और चंबा सदर में। और विपिन कुमार जो हैं, इनको घुमारवीं से संधोल लाया गया है तहसीलदार के पद पर। और संधोल में जो तहसीलदार हैं ओशीन, मिस ओशीन, इनको ये 2021 बैच की है, इनको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में शिमला रिपोर्ट करने को कहा गया है। और अगली फिर पोस्टिंग यहां से तय होगी कि इनको आगे पोस्टिंग कहां करनी है। और इसके बाद चिराग शर्मा जो 2022 बैच के हैं, इनको संगड़ा से सलूनी लाया गया है चंबा में। और अमनदीप सिंह जो हैं, इनको आनी से इंदौरा भेजा गया है। इंदौरा में जो 2021 बैच की शिखा थी एचएएस अधिकारी, इनको भी पर्सनल में यहां लाया गया है शिमला में। और जो पूजा अधिकारी हैं 2022 बैच की हैं, इनको बड़ों से कांगड़ा भेजा गया है। और वहां से मोहित रतन 2021 बैच के हैं, इनको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में शिमला ज्वाइन करने को कहा गया है। मतलब 4 अफसर जो हैं 2021 बैच के, चारों को शिमला कहा गया है रिपोर्ट करने को पर्सनल में। इनमें से 3 जो हैं वो महिला अधिकारी हैं, तो इनके ऑर्डर फिर सेपरेट होंगे कि इनको आगे, क्योंकि इनका जो बीडीओ के तौर पे या तहसीलदार के तौर पे जो कार्यकाल था वो पूरा हो गया है एक तरह से। अब इनको आगे पोस्टिंग, क्योंकि अगर पॉसिबल एसडीएम की होगी या जो भी आगे व्यवस्था होगी, वो पर्सनल ने अब आगे देखनी है। मंडी में खुद कब्जा तोड़ दिया। अब देखिए, अब पूरी तरह से हम मस्जिद के स्पेसिफिक मामलों पे बात करेंगे और इसमें सारे जो मामले हैं वो एक एक करके लेंगे, पहले से लेकर 5वें मामले तक, यानी कि शिमला की मस्जिद से लेकर मंडी की मस्जिद तक जितने भी मामले हैं इनके लिए अब एक एक करके बात करेंगे। और वो भी बात करेंगे जिनको लेकर हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो चीजें हुई, जो शिमला में प्रदर्शन हुए, उसके आफ्टर इफेक्ट अब क्या हैं। उसके आफ्टर इफेक्ट आज हमने 2 देखे। पहले तो यह कि शिमला में आज बाजार बंद रहे 4 घंटे के लिए और बाजार के लोगों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कल हुए हल्के लाठीचार्ज के खिलाफ था, जिसको लेकर आज अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वो लाठीचार्ज नहीं था, वो हल्का बल प्रयोग था। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आज 2 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक जो एक देवभूमि संघर्ष समिति है, वो 2-3 जो संगठन है वो इकट्ठे आ गए और उन्होंने डिमांड की कि जब तक ये मसला सेटल नहीं होता तब तक मस्जिद को सील किया जाए। और जो लोगों के लिए जन जागरण अभियान शुरू करना है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनकी वेरिफिकेशन किए बगैर या फिर थोड़े से पैसे के लालच में उनको यहां पर कमरे ना दें जब तक उनकी वेरिफिकेशन ड्यूअली नहीं हो पाती, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, चाहे वो बाकी चीजों को लेकर हो। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने लाठीचार्ज की निंदा की और ये कहा कि अब जिस मूवमेंट में वो लोगों का साथ देंगे, ये दूसरी बात है। लेकिन कल जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन का सबसे बड़ा जो आफ्टर इफेक्ट है वो उन प्रदर्शनकारियों पर अब निकलने वाला है जिनमें से कई कल घायल भी हुए और कईयों के प्लास्टर आईजीएमसी में चढ़े और कुछ अभी आईजीएमसी में एडमिट भी हैं। अब देखिए, शिमला पुलिस ने अभी तक 4 एफआईआर दर्ज की हैं संजौली के इस पूरे मामले में। 3 एफआईआर है दंगा भड़काने की और 1 एफआईआर है पुलिस पर हमला करने की। पहली एफआईआर जो है एफआईआर नंबर 157/2024, ये हुई है शिकायत पर इंस्पेक्टर बलदेव सिंह की। ये संजौली पुलिस जो संजौली में तैनात हैं और इन्होंने जो 12:30 बजे के आसपास संजौली चौक पे गैदरिंग हुई 500 लोगों की, उसको लेकर एफआईआर की और जो आपत्तिजनक नारे, एक कम्युनिटी को टारगेट करना, इस तरह के आरोप इसमें लगाए गए हैं। धाराएं लगाई गई हैं बीएनएस की 196(1), 196(2), 189, 126(2), 61(2) ये लगाई गई हैं। और इसमें अभी तक जो आरोपी किए गए हैं वो कमल गौतम, जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया था। दूसरे हैं इसमें महेंद्र कुमार नीलू, और तीसरे हैं इसमें विकास थापटा, फिर हैं उसके बाद नरेश दास्टा, उसके बाद हैं विजय शर्मा के बाद हैं राजकुमार, फिर हैं नरेश वर्मा,
ये कोई एक्स चेयरमैन बताए गए हैं, नरेश शर्मा होना चाहिए था अगर चेयरमैन की बात हो, लेकिन वर्मा लिखा है इसमें। अशोक पाठक हैं, संजीव वर्मा हैं, फिर हैं कल्पना शर्मा हैं, ये संजौली के ही रेजिडेंट हैं, फिर हैं रणजीत बांसटा, कमलेश मेहता, ये काउंसलर हैं इंदिरा नगर की, अंकुश चौहान ये कोटखाई के हैं, सिमी सूद हैं, रोशन हैं, ये आईजीएमसी टैक्सी यूनियन के बताए गए हैं प्रधान, फिर अजय भारद्वाज हैं, केसर सिंह हैं, ये फोटोग्राफर हैं रिज मैदान पर, कमल ठाकुर हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी संजौली से, संगीता सूद हैं, सरिता चौहान हैं, सुरेश चौपाल हैं, फिर श्वेता हैं, तरुण शर्मा सोलन से हैं, सुंदर गुम्मा कोटखाई से हैं, सत्या कौंडल पूर्व मेयर हैं, त्रिलोक संजौली से हैं, और चंदन बौद्ध कारपा ये लोग हैं 27 इस एफआईआर में। दूसरी एफआईआर हुई है जी 158/24, इसमें भी धाराएं लगभग सेम है, और ये हुई है एसएचओ विरोचन नेगी ढली थाना के, जिनके खिलाफ एक और शिकायत इसी थाना में पेंडिंग है, जो लोगों को धमकाने की और बाकी सारी चीजों को लेकर, जो एक युवक हैं शोगी से जिन्होंने वो बात करने गए थे और उल्टा उनको धमका दिया, उन्होंने लिखित में शिकायत दी है, उस पर आज तक अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। इनकी दूसरी ये शिकायत आई है, इसमें भी वही है कि ढली चौक का ये मामला है, ढली टनल का, और 400 से 500 लोगों पर इन्होंने आरोप लगाए हैं। महिंदर पर एफआईआर है, हनीश चोपड़ा पर है, सीमा विजान पर है, नरेश दास्ता पर है, राजू ठाकुर ये कल घायल भी हुए थे, सन्नी मधान पर है, नूरी, विकास शर्मा, भूपिंदर कंवर, शिवानी ये इनको चोट भी लगी थी, शिवानी को तो ये आईजीएमसी में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, फिर निशांत चोपड़ा, किशोर कुमार, श्याम चोपड़ा, ये 13 लोगों पे एफआईआर है। और इसके बाद एक एफआईआर हुई है जो एक ये पुलिस कांस्टेबल हैं पूजा, 25 साल की लेडी कांस्टेबल हैं, ये बनगढ़ बटालियन की, इन्होंने की है पुलिस पर हमले की। इसमें किसी का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन ये पुलिस पर हमले की एफआईआर है, तो इसमें अभी नाम ऐड होने हैं। एक चौथी एफआईआर है 160/24, ये कराई गई है बलदेव सिंह, ये संजौली के ही हैं, और संजौली की मैं अगर बात करूं तो ये दूसरी एफआईआर है इनके नाम से, इन्हीं के नाम से 156 157 नाम की एफआईआर भी है, 160 भी है। और ये एफआईआर हुई है टीवी को या जो मीडिया को दिए गए इंटरव्यू पर, और ये 3 लोगों ने इंटरव्यू दिया था 8 सितंबर को, और ये 3 जो लोग हैं जिनके ऊपर ये एफआईआर है, इसमें विजय शर्मा एक हैं, दूसरे केशव चौहान हैं, और तीसरे हैं इसमें विकास थापटा। तो विकास थापटा पर 2 एफआईआर हो गई, बाकी जो लोग हैं उन पे कितनी है वो आज मैंने आपको बताया, वो आई गया बीच में, और टोटल 43 लोग अभी तक इन एफआईआर में जोड़े गए हैं। मतलब एफआईआर की ये कहानी लंबी जाएगी, कोर्ट केस बनेंगे, बड़ी सारी चीजें होंगी, और जो पुलिस ने अपने ड्रोन उड़ाए थे उसके वीडियोग्राफी के हिसाब से, वीडियोग्राफी के सबूतों के हिसाब से बाकी लोग भी इसमें ऐड किए जाएंगे। लेकिन आरोपियों में पूर्व मेयर भी हैं, वर्तमान पार्षद भी हैं, और ये सारे जो एफआईआर में अभी तक नामजद हो चुके हैं। ये हो गया जो उसका आफ्टर इफेक्ट है पिछले कल के मामले का। अब आपके साथ बात करेंगे अगली, और वो बात क्या है। बात पहली ये है कि संजौली जो मस्जिद का जो कांड है उसमें सबसे बड़ा धमाका आज का क्या है। सबसे बड़ा धमाके बेसिकली 2 हैं। पहला धमाका तो यह है कि कल के प्रदर्शन के बाद आज मस्जिद कमेटी के लोग और जो वहां के इमाम हैं उन्होंने खुद एमसी के कमिश्नर के पास आकर एप्लीकेशन दी, और उस एप्लीकेशन में ये कहा कि जो आपको लगता है कि ये प्रक्रिया जो एरिया कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है, जो अंडर कंटेंशन है, मतलब कोर्ट में है, उसको आप सील कर सकते हैं। एक बात कही। दूसरी बात ये कही कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो हम इस अवैध निर्माण को हटाने को तैयार हैं। अगर नगर निगम का कोर्ट चाहता है कि किसी और एजेंसी से हटवाया जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इस पूरे ऑफर की जो इनकी तरफ से की गई, इस ऑफर का स्वागत होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट ये गतिरोध टूट गया। इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए पिछले कल भी एक कोशिश हुई थी जब वक्फ बोर्ड तक ये अप्रोच किया गया था, लेकिन कल ये बात नहीं बनी थी। अब इसमें एक सवाल और है। जब ये बात कल आज कहनी थी एमसी कमिश्नर से मिलके, वही कमिश्नर चक्कर में जब सुनवाई कर रहे थे कुछ रोज पहले,
तो वहां ये मस्जिद कमेटी, वक्फ बोर्ड या इस पार्टी की तरफ से क्यों नहीं कही गई? जब ये कह दिया गया कि ये निर्माण किसने किया, हमारी जानकारी में नहीं है, प्रदेश के बाहर के लोग थे जब वो मस्जिद चला रहे थे और उन्होंने ये निर्माण किया, तो फिर ये कहने में क्या दिक्कत थी कि अगर अवैध होगा तो आप हटा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है या हम ही हटा देंगे। तो फिर जो कल संजौली में हुआ वो नहीं होना था। तो क्या इसी डेमो की जरूरत थी? और इतना सारी चीजें हुई, सरकार का जो रिसोर्सेज वो लगे अलग से, एफआईआर लोगों पर हुई अलग से, और दोनों तरफ से लोग घायल हुए, चाहे वो पुलिस से चाहे लोगों की तरफ से। लेकिन ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इसी प्रदर्शन का इंतजार था कि मंडी में जो अवैध निर्माण मस्जिद के नाम पे हो रहा था, जिसके लिए कल धरना प्रदर्शन वहां आह्वान किया गया था, वो कब्जा भी आज ही तोड़ दिया गया या आज ही तोड़ने की शुरुआत कर दी गई? तो ये दूसरी बात है। इन सारी चीजों से एक बड़ा सवाल पनपता है कि हिमाचल जैसे स्टेट में सत्ता में जब दल आते हैं तो क्या वो इन चीजों को इग्नोर करते हैं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि आज पूर्व भाजपा सरकार पर सीरियस आरोप लगे हैं, और ये सीरियस आरोप लगे हैं संजौली मस्जिद के निर्माण को लेकर। और वो निर्माण को लेकर इसलिए क्योंकि आज जब राज्य सरकार के 2 मंत्री प्रेस वार्ता में आए, विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह, तो उन्होंने एक सीरियस एलिगेशन लगाया, क्योंकि आप सभी लोग फेसबुक पर एक पोस्ट देख रहे होंगे जिसमें पूर्व शहरी विकास मंत्री और शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज, जो भाजपा की सरकार में यहां से मंत्री थे, उनका एक डीओ नोट घूम रहा है, जिस डीओ नोट में वो ये कह रहे हैं कि संजौली मस्जिद से यह शिकायत आई है कि जो इमाम है उसका व्यवहार ठीक नहीं है और नमाजियों को दिक्कत हो रही है, वहां पढ़ा लिखा इमाम तैनात किया जाए। उन्होंने वो पत्र लिखा वक्फ बोर्ड को, उस टाइम चलाने वाले एसडीएम सरकाघाट जफर इकबाल को, और उसके बाद ये जो इमाम वहां भेजा जाना था उसको लेकर वो चीजें हुई। अब आप देखिए, उस पत्र से एक बात तो क्लियर है कि उस मस्जिद में नमाज हो रही थी, क्योंकि मंत्री के ध्यान में ये था। जो व्यक्ति उस वक्त उस सारी चीज को रन कर रहा था वो उस सरकार का भी खास था। उस वक्त भी जब शिकायत आई तो उस शिकायत को इसलिए टाल दिया गया कि अपने ही लोग हैं, अपने कंट्रोल में हैं, चलने दीजिए। अब जब मामला गले पड़ गया तो कितना नुकसान सबका हुआ, और एक ऐसा माहौल हिमाचल में बन गया कि पूरे देश में हिमाचल के वीडियो चले जो ये प्रदर्शन हुआ उसके। तो पहली बात तो ये है। दूसरा आरोप ये है कि उस मस्जिद के निर्माण के लिए राज्य सरकार के खाते से जिस मस्जिद को गिराने के लिए, जिस मस्जिद को तोड़ने के लिए, या संजौली में सामाजिक ताना बाना जो डिस्टर्ब हुआ, व्यवहार जनित जो सारी चीजें हैं, उस मस्जिद को बनाने के लिए हिमाचल सरकार का पैसा लगा, आम टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल हुआ, और वो पैसा गया जो, जैसा कि आज सरकार के मंत्रियों ने बताया, वो प्लानिंग हेड से गया। प्लानिंग हेड से VKV 2019/774, ये हेड का भी नाम जो है वो अनिरुद्ध सिंह ने आज प्रेस वार्ता में बताया। और ये जो हेड जो हमने प्लानिंग से पता किया, ये विधायक निधि का हेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर यही लग रहा है कि शिमला के ही विधायक उस वक्त सुरेश भारद्वाज थे, तो ये संभव है कि उन्हीं की तरफ से ये दिया गया, क्योंकि जब लोग खास हो जाते हैं तो फिर पैसे भी दे देते हैं पॉलिटिशियन। अब अगर ये बात सही है तो इससे बड़ी बात और क्या होगी जो हमें अपने को खुद आईने में देखने की जरूरत है। दूसरी बात, अनिरुद्ध सिंह ने एक और आरोप लगाया, और वो आरोप था पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऊपर। उस आरोप में यह कहा गया कि जयराम ठाकुर ने इस मस्जिद के निर्माण के लिए 12 लाख रुपए दिए। अब आरोप की गंभीरता को हम समझते हैं, इसीलिए हमने दूसरे पक्ष का भी इसमें रिप्लाई देखा। अब 12 लाख को हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि 12 लाख अमाउंट ज्यादा है। इस अमाउंट को, इतने अमाउंट को कोई भी अफसर बिना DPR के, प्रोजेक्ट के, लेटर्स के, दस्तावेजों के रिलीज नहीं करते। तो मस्जिद का तो कोई दस्तावेज हो नहीं सकता था जिसका ना नक्शा है, ना लैंड का पता है, ना कंस्ट्रक्शन का कोई तरीका है, उसके लिए कोई नक्शा हो ही नहीं सकता था। बिना नक्शे के 12 लाख कौन अप्रूव करेगा, ये पहला सवाल है। लेकिन खैर, अभी क्योंकि कैबिनेट मंत्री ने कहा है तो हम ऑन रिकॉर्ड इस चीज को ले रहे हैं। लेकिन जयराम ठाकुर ने क्या कहा, पहले आप उसको देखिए। जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि जो आरोप आज लगाए गए 12 लाख के, वो तथ्यहीन है। मेरे ध्यान में, मेरे संज्ञान में इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं था। अधिकारियों के स्तर पे कुछ हुआ हो तो मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनके ध्यान में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि अधिकारियों के नाम पर इससे बचा नहीं जा सकता जिम्मेदारी से।
एक बात और, उन्होंने कहा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए या जो फजीयत हुई सरकार की उसको बचाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या सच में 12 लाख रुपए गए हैं या नहीं गए हैं। ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसको हम भी अभी खंगालेंगे आने वाले टाइम में, जो समय अभी आगे आएगा। लेकिन ये दूसरा आरोप है। सुरेश भारद्वाज, जिनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं, उन्होंने आज ये कहा कि जो मेरा डीओ नोट सोशल मीडिया पे विक्रमादित्य सिंह फैला रहे हैं, मैं विक्रमादित्य सिंह से पूछना चाहता हूं कि जब उनकी सरकार ने ये बोल दिया कि राम मंदिर में नहीं जाना है, पार्टी ने बोल दिया, तो वो भी तो राम मंदिर गए। और मेरे पास मंत्री रहते, अगर शिमला का कोई व्यक्ति अपने काम को लेकर आता हूं तो मैंने तो सिर्फ चिट्ठी लिखी, उसको करना नहीं करना व्यवस्था का प्रश्न है आगे। लेकिन क्या मैं कोई अगर मेरे पास आता है तो मैं चिट्ठी भी ना लिखूं, ये उन्होंने और तर्क दिया। हालांकि 2 लाख रुपए की जो बात है अभी भी उनसे वेरीफाई नहीं हुई है, लेकिन प्लानिंग का हेड क्योंकि सार्वजनिक हो गया है, इसीलिए हम इस बात को कह पा रहे हैं कि ये जो सरकारी पैसे के उससे गया है, तो ये दूसरी बात है। अब इससे भी 2 चीजें और सीरियस देखिए जो आज कंफर्म हो गई, और वो कंफर्म क्या चीजें हुई। कंफर्म पहली चीज ये हुई कि जो मल्याणा में झगड़ा हुआ था, जिसमें मुजफ्फरनगर के 6 लोगों ने लोकल कारोबारी पर हमला करके उसका सिर फोड़ दिया था, और उसके बाद घरों में जा जाके लोगों को चेज किया मारने के लिए 6 के ग्रुप ने, जिनमें 2 नाबालिग थे। उसमें जो मुख्य आरोपी है गुलनवाज, वो शिमला हिंदू नाम रखकर आया था। ये आज जो अनिरुद्ध सिंह हैं, प्रेस वार्ता में हमने ये सवाल किया था कि क्या ये फैक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया है, तो उन्होंने कहा कि जो 6 नाबालिग थे वो सभी के सभी अपनी पहचान छुपाकर शिमला आए थे, और जो उन्होंने यहां दुकानें ली उन दुकानों को भी डिफरेंट नाम से खोला गया, और जो ये सारी चीज हुई फिर उसके बाद ही शुरू हुई। जो मुख्य आरोपी है उसने अपनी पहचान छिपाई, अपना नाम बदला, उसके बाद यहीं रह के एक लड़की से शादी की, और आज उसके पास यहां दुकानें हैं और बाकी सारी चीजें जो हुई हैं वो आपके सामने हैं। ये पहला एग्जाम्पल है जो आई ओपनर है। दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं मंडी जिला का बता रहा हूं, जहां एक युवती जो हिमाचल की है, ब्राह्मण जो उससे है, वो अपने परिवार में बार बार इस्लाम धर्म को अपनाने की बात कर रही थी। परिवार के लोग पुलिस तक आए, उन्होंने प्रशासन से शिकायत की कि इससे घर का माहौल पूरा खराब हो गया है। औट पुलिस थाना में उन्होंने एफआईआर करवाई, तब जाकर यह मामला ध्यान में आया। परिजनों के मुताबिक मुताहिर शदेयार उर्फ साहिल, अब आप नाम देखिए, नाम है मुताहिर शदेयार और उर्फ क्या है, साहिल। दूसरा है रिजवान, और एक इनका अपना ही लोकल मित्र है जो हिमाचल का ही रहने वाला है। उन्होंने जो बेटी को धर्म परिवर्तन करने के लिए ब्रेन वॉश किया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए। युवती कह रही है कि उसने स्वेच्छा से इस्लाम को अपनाया है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है। मंडी के औट क्षेत्र की युवती पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के बाद उसने 8-9 महीने प्राइवेट नौकरी भी की। इस दौरान वो इन लड़कों के संपर्क में आई और उसने धर्म परिवर्तन कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 पक्ष इस पूरे मामले के हैं। क्या हम इस चीज को कम्युनल एंगल से देखेंगे, जैसा कि शिमला के मामले में हुआ, जब सारा क्योस हो गया तो उसके बाद मामला कहां चला गया कि निर्माण वैध है या अवैध है। शिमला के संजौली के जो लोग जिन्होंने बिना लीडरशिप के इस पूरे मामले को उठाया और सारी चीजों को लोगों के सामने रखा, उनके लिए मामला ये सोशल फैब्रिक का था। उनके लिए यह मामला अवैध और निर्माण और वैध निर्माण का नहीं था, और इसीलिए यह दूसरा केस है। पहला केस मल्याणा का है। मारपीट को भूल जाइए, आप किस नाम से आ रहे हैं, किस नाम से रह रहे हैं और किस नाम से खुद को समाज के बीच में स्थापित करके फिर अपने जो आपके इच्छाएं हैं उनको लागू कर रहे हैं, ये उसका प्रश्न है। इसी से जुड़ी हुई एक और बात है जो इस मस्जिद के कांड से भला हो गया, और वो इसलिए क्योंकि आज राज्य सरकार के दोनों मंत्रियों ने ये माना कि उनके संज्ञान में ये बात आई है कि हिमाचल में जो प्रवासी आ रहे हैं बाहर से, वो उनकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों की जो जन्म की तिथि है वो 1 जनवरी है।
अगर आप प्रेस वार्ता देखेंगे तो उसमें भी मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस बात को कोट किया और दोनों मंत्रियों ने कहा कि जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर भी कहा है, जो कमेटी बन रही है पुलिस वेरिफिकेशन का प्रक्रिया क्या रहेगी, वेंडिंग जोन देने से पहले वेरिफिकेशन कैसे होगी, जहां से व्यक्ति आया उस स्टेट की पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होगी, तो वो चीजें चेक करने की जरूरत है। हिमाचल में बहुत से लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी ही क्यों है आधार कार्ड में, और ये आधार कार्ड फर्जी बन कहां रहे हैं, इसको हिमाचल पुलिस वेरीफाई अभी तक नहीं कर रही, ना जांच हो रही है। पिछले 1 साल से शिकायतें पीएचक्यू में जारी हैं और उसके बावजूद मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12 जिलों में से 10 जिलों के एसपी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और अब सरकार ने जब कहा कि इस चीज को करने की जरूरत है तो उसके बाद ये अब मामला हम ये समझ रहे हैं कि इसको सरकार गंभीरता से लेगी और गंभीरता से लेने के बाद इस पूरे मसले को खंगाला जाएगा। आखिरकार ऐसे आधार कौन जनरेट कर रहा है जिसमें डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी ही सबकी है। तो ये चीजें गंभीर हैं और अगर सरकार के 2 मंत्री आज ये खुद मान रहे हैं तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में फेयर इंक्वायरी इसकी होगी, क्योंकि आधार का डाटाबेस बायोमेट्रिक होता है। अगर आधार में ही फ्रॉड है या मान लो फर्जी आधार बन रहे हैं तो फिर इस देश का नेटवर्क और जो भारत सरकार अपने आप को बहुत जो इस मामले में बहुत कड़ा मानती है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के होते हुए अगर आधार भी फर्जी बन रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व करने की और जिम्मेदारी उनकी तरफ भी ट्रांसफर करने की जरूरत है, क्योंकि ये मसला स्पेसिफिक एक स्टेट का नहीं है। बहुत सारे गांव में जो लोग हैं वो मिलते हैं सुमित नाम से, जब उनका आधार चेक किया जाता है और उसकी वेरिफिकेशन की जाती है तो वो किसी स्टेट का अंसारी निकलता है। तो ये मामला इतना छोटा नहीं है, इसको स्पेसिफिकली हिमाचल की सिचुएशन में जहां माहौल हमेशा ठीक रहा है, जहां कभी भी हमने कम्युनल टेंशन को कभी फील नहीं किया, कभी उसको एक तरह से समझा भी नहीं, लेकिन यहां माहौल अगर खराब होगा इस तरह से और जब थोड़ा सा डेमो दिखाया जाएगा तो खुद ही फिर सब लाइन पे भी आ जाएंगे कि हम खुद ही मस्जिद तोड़ देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीजें कितनी गंभीर हैं। और इसीलिए संजौली के इस इंसिडेंट को हमारी सोसाइटी को भी एक सबक लेने की जरूरत है, एज अ नागरिक भी हमें सबक लेने की जरूरत है और सरकार को भी इस मामले में आगामी जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। जिस तरह की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में त्वरित अभी की है, उसी तरह से आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो वेरिफिकेशन का चीजें हैं जहां ये सारा फ्रॉड हो रहा है उसको भी सरकार इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये आज के प्रमुख मामले थे, हमने एक एक करके आपके साथ डिस्कस किए और बाकी मामलों को लेकर कल आपके साथ फिर इसी समय जुड़ेंगे, इसी बुलेटिन के साथ। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।